Hello everyone, welcome to JRS. First thing first is relax. I know the time is flying, but I also know that I am the pilot of my time. So हमारा वक्त वहीं जाएगा जहां हम इसे लेके जाएंगे. Myself DK सिंह, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हम आपको पढ़ाएंगे और हम प्रिपरेशन जिस चीज़ की करने जा रहे हैं अगर हम उसको समझ लें तो ऑब्वियसली हमारी प्रिपरेशन जो है रिलेटिवली इजी हो जाएगी और मोर गाइडेड हो जाएगी. तो नीट हो चाहे जेई में, दोनों को एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी दोनों की सेम है, दोनों का फंडामेंटल सिलेबस सेम है. केमिस्ट्री में बात करें तो बेसिकली ये एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करेगा. दोनों में लेवल ऑफ क्वेश्चन भी केमिस्ट्री में सेम आते हैं और एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो 11th और 12th का दोनों सिलेबस मिला के 30 चैप्टर्स है. मोर और लेस हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है. तो आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो और चाहे जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों एग्जामिनेशन के अगर आप लगाएंगे तो आप ज्यादा बेनिफिटेड रहेंगे, आपको ज्यादा बेटर इंसाइट मिलेगा दोनों ही एग्जामिनेशन का. सो इस प्रिपरेशन के दौरान हमारा एक फोकस रहेगा कि एटलीस्ट पिछले 10 इयर्स के नीट और जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको सॉल्व करेंगे. नीट पिछले 10 साल से हो भी नहीं रहा है, अलग अलग नामों से होता रहा है. एआईपीएमटी के नाम से हुआ है, सीबीएसई पीएमटी के नाम से हुआ है. 2013 से नीट शुरू हुआ था. ऐसे जेईई में ये एग्जामिनेशन में भी बहुत पहले से नहीं हो रहा है, अलग अलग नामों से होता रहा है. किसी भी नाम, AIEEE के नाम से भी पहले होता था, किसी भी नाम से होता, जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होता है वो एक ही जैसा आ रहा है. इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे मेडिकल का स्टूडेंट हो चाहे इंजीनियरिंग का, जेईई मेन और नीट दोनों के क्वेश्चन दोनों लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री में. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. सो फर्स्ट टॉपिक जो हम यहां पर पढ़ेंगे वह है क्वांटम नंबर. याद कीजिए क्वांटम नंबर क्या होते हैं. सेट ऑफ 4 नंबर्स गिविंग डिफरेंट इंफॉर्मेशंस अबाउट इलेक्ट्रॉन्स. हर इलेक्ट्रॉन के लिए 4 नंबर्स का एक सेट होता है जो उस इलेक्ट्रॉन के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन देता है. क्या इंफॉर्मेशन देता है? जैसा कि हम जानते हैं, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां होता है? शेल्स में. इन्हीं को ऑर्बिट्स के नाम से भी जानते हैं. याद कीजिए, सर्कुलर पाथ. और फिर एनर्जी लेवल, क्योंकि हर ऑर्बिट या शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेफिनेट होती है, इसलिए शेल या ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है. इनिट इनटू. शेल के अंदर भी कहां पाया जाता है? शेल के अंदर होते हैं सबशेल्स. इनका नाम सब ऑर्बिट्स भी रखा जाता है और इनको क्या कहा जाता है? सब एनर्जी लेवल. क्या इसके अंदर भी कोई दुनिया है? यस. इन इट इनटू ऑर्बिटल्स. सो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां है? शेल्स के अंदर. शेल्स में कहां है? सबशेल्स के अंदर. सबशेल्स में कहां है? ऑर्बिटल्स के अंदर. अब ये जो 4 क्वांटम नंबर्स का सेट है उसमें फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर यही 3 इंफॉर्मेशन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सबशेल में है और किस ऑर्बिटल में. हाउ?
सी इट। शेल ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल के बारे में बताने वाला पहला क्वांटम नंबर जो होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। सब शेल, सब ऑर्बिट्स, सब एनर्जी लेवल के बारे में बताने वाला दूसरा क्वांटम नंबर होता है, इसको बोलते हैं एजीमुथ, और इसी का नाम होता है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल l इज द सिंबल फॉर एजीमुथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। एंड थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको M से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर्स लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, किस शेल, किस सबशेल और किस ऑर्बिटल में होता है। अब अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखें, n की वैल्यू देखें, ये वैल्यू 1 से शुरू होता है और सारे इंटीजर से 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनाइट। इन्फिनाइट शेल्स या ऑर्बिट्स होते हैं किसी भी एटम में। सब में इलेक्ट्रॉन हो जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्बिट्स इन्फिनाइट है। पहले इसी को K, L, M, N से भी रिप्रेजेंट किया जाता था। ऑब्वियसली अल्फाबेट में इन्फिनाइट तक की बात नहीं होती थी, इनको शेल्स कहा जाता था। तो K शेल को ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 या फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट एनर्जी लेवल कहा जाता है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें, इनकी वैल्यूज होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये 1 से शुरू हुआ है, ये 0 से शुरू होता है, और फिर ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स। 1, 2, 3, 4 अप टू। खास बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इनफिनाइट तक होती है, लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है मैक्सिमम लिमिट में। तो इसकी वैल्यू n-1 तक है। सबशेल शेल के अंदर पाया जा रहा है, सबशेल शेल के अंदर पाया जा रहा है। अब अगर शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 हो गई, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो आगे तक भी हो सकता है, लेकिन जब आपने n=3 कह दिया, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू 3-1 यानी 2 तक ही आएगा। इसका मतलब 3 ही वैल्यू पॉसिबल होगी, 0, 1 एंड 2। नेक्स्ट, अगर इनको अर्लियर शेल्स को K, L, M, N अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता था, तो क्या सबशेल को भी किया जाता था? यस, इनको सबशेल्स के फॉर्म में अभी भी यूज करते हैं पॉपुलरली। S, P, D, F और एक G का भी कंसेप्ट है, लेकिन अभी यूज नहीं होता है। तो ये सबशेल्स पहले जो कहे जाते थे SP, D, F, G, उनके लिए क्वांटम नंबर्स में 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यू अलॉट कर दी गई। कौन सी? एजीमुथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के फॉर्म में। तो ये हर नंबर एक सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सबशेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की वैल्यू देखिए, प्रोग्रेसिव चेंज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से शुरू हुआ और इन्फिनाइट तक गया। लोअर और मैक्सिमम लिमिट इसके अपने ऊपर डिपेंड करता है। एजीमुथल सब्सिडियरी क्वांटम नंबर लोअर लिमिट 0 से शुरू होता है, कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट दोनों ही एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। हाउ? इसकी वैल्यू -L2 प्लस L होता है एंड 0, यानी 0 भी इंक्लूड रहेगा। तो अगर हमने L की वैल्यू 1 ले लिया,
तो m की वैल्यू -1, 0, +1 ही पॉसिबल होगा। यानी हर अगला क्वांटम नंबर पिछले क्वांटम नंबर के ऊपर किसी न किसी तरीके से डिपेंड करता है और डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। एजिमुथल की सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन मैग्नेटिक की मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू प्रीवियस क्वांटम नंबर यानी एजिमुथल सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ये हर स्टेटमेंट जो हम बोल रहे हैं ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? द एजिमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? नो, एजिमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी को स्टेटमेंट बनाया जाए, both minimum and maximum value of azimuthal quantum number depends upon principal quantum number. गलत। maximum value of azimuthal quantum number depends upon principal quantum number but minimum value doesn't depend. सही बात है। the minimum value depends upon principal quantum number but the maximum doesn't depend, यह गलत बात है। तो हर स्टेटमेंट जो हम बोल रहे हैं वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में बनता है। अभी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम आपको एग्जांपल्स में भी दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। फिलहाल हमने 3 बातें जानी। पोजीशंस इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, किन क्वांटम नंबर्स से उन पोजीशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, और उन क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज क्या है और उनका अर्लियर रिप्रेजेंटेशन क्या था। तो क्या इसका भी कोई अर्लियर रिप्रेजेंटेशन था? नहीं। क्यों? यह ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है और ऑर्बिटल का कंसेप्ट ही क्वांटम नंबर के साथ साथ डेवलप हुआ है। एनर्जी लेवल का कंसेप्ट बोर मॉडल से ही आ गया था, उसी को बाद में क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया गया। सब एनर्जी लेवल का कंसेप्ट समरफेल्ड मॉडिफिकेशन जब आया तो वहां से आ गया था सब एनर्जी लेवल का कंसेप्ट। बाद में इसको क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाने लगा। लेकिन ऑर्बिटल का कंसेप्ट वो लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही आता है। तो हमने 3 क्वांटम नंबर्स की बात कर ली। नेक्स्ट क्वांटम नंबर कौन सा होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या बताता है? गिव्स डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता रहता है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, इससे दिन और रात होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करता है। सो इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है उसी को बोलते हैं उसका स्पिन। एंड देयर आर 2 पॉसिबल स्पिन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को एक ही स्पिन एक वक्त में मिल सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो वैल्यू है s का वो +½ और -½ होता है। इसमें से कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, ये फिक्स नहीं। इसमें से कोई भी एक क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर सकता है तो दूसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज को। सो इफ इट इज क्लॉकवाइज देन इट इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल बी क्लॉकवाइज। इसी वजह से यहां पर लिख लेते हैं एंड, तो +½ एंड -½ ये वैल्यूज होती हैं। और क्योंकि कोई भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए इन जनरल +-½ लिखा जा सकता है। किसी एक इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए स्पिन क्या है तो हम +-½ लिखते हैं। +½ लिखेंगे तब भी सही है, -½ लिखेंगे तब भी सही है, लेकिन कोई भी एक लिखेंगे तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी है उसके साथ, इसलिए +-½ लिखा जाता है। सो दीज आर द 4 क्वांटम नंबर्स। सो हमने देखा 4 क्वांटम नंबर्स कौन से हैं और वो क्या इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में देते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? फाइनली ऑर्बिटल में। तो हर क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन देता है। कैसे? देखिए, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n
साइज के बारे में बताता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर एल शेप के बारे में बताता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने साइज बताया, एजिमुथल क्वांटम नंबर में या सब्सिडायरी क्वांटम नंबर ने शेप के बारे में बताया, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने किसके बारे में बताया? ओरिएंटेशन के बारे में। कैसे बताता है ये भी देख लेते हैं। साइज ऑफ ऑर्बिटल increases with increase in value of n। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये क्या है? अलग अलग शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट शेल के ऑर्बिटल छोटे होंगे, सेकंड के उससे बड़े, थर्ड के उससे भी बड़े। तो जैसे जैसे शेल या एनर्जी लेवल का नंबर बढ़ता जाएगा, ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा। शेप के बारे में सबशेल कौन से हैं? एस, पी, डी। याद कीजिए, एजिमुथल क्वांटम नंबर सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। इन सबशेल से एल की वैल्यू क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 आगे भी होता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल, अगर s की वैल्यू, s के लिए सबशेल के लिए l की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये स्फेरिकल होगा। किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर l की वैल्यू 0 तो वह स्फेरिकल होगा। इसका मतलब s सबशेल के जो भी ऑर्बिटल है वह स्फेरिकल होगा। l की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब डंबल होगा। इस स्फीयर को हम ऐसे सर्किल से बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्फीयर तो 3D होता है और हम 2D में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डंबल 2 लोब्स होते हैं और डी डबल डंबल। दोनों डंबल जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक्सेप्ट फॉर डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में एक डंबल होता है along द जेड एक्सिस और एक रिंग होता है एक्स वाई प्लेन पर। इसको बोलते हैं डोनट शेप। डोनट शेप, कहीं कहीं बारबेबी शेप भी लिखा जाता है। तो हमको एजिमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यूज से पता चल जाता है कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल क्या होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से साइज के बारे में पता चलेगा। फर्स्ट शेल में भी s सबशेल है, s ऑर्बिटल है। सेकंड में भी s सबशेल है, s ऑर्बिटल है। थर्ड में भी s सबशेल है, s ऑर्बिटल है। 1 का s ऑर्बिटल छोटा होगा, 2 का s ऑर्बिटल उससे बड़ा, 3 का s ऑर्बिटल और बड़ा। तो 1, 2, 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं, वो साइज को बता रही है। और अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखेंगे तो शेप के बारे में पता चलेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा? ओरिएंटेशन। देखिए एस स्फेरिकल है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन है। इसको कोई डेफिनिट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन पी जो है डंबल है, तो डंबल किस डायरेक्शन में है? इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग एक्स, वाई और जेड एक्सिस में डिवाइड किया जाता है। सबशेल एस, पी, डी, इनके लिए एल की वैल्यू 0, 1, 2। इनके लिए एम की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए तो सिर्फ 0 होगा। इसके लिए क्या होगा? मिनिमम -1, फिर 0 एंड देन +1। तो इसमें लिखने का एक तरीका यह भी है, 0 एंड +-1। +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ऐसे ही अगर यहां पर लिखे तो क्या होगा? 0 +-1 एंड +-2।
टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? 0 +1 -1 +2 -2, टोटल 5 वैल्यूज हो गई। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हर वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब टोटल ऑर्बिटल्स किसी सबशेल में कितने हैं? s में एक वैल्यू, 0 इज 1 वैल्यू, सो एक ऑर्बिटल हो गया। 0 +1 -1 3 वैल्यूज, तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। और d में ऑब्वियसली 5 ऑर्बिटल्स होंगे। सो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए। अब s में तो कोई ओरिएंटेशन होता नहीं, p में जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो 3 एक्सिस के अलोंग होते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक को x मानते हैं, एक को y मानते हैं और एक को z मानते हैं। सवाल इसमें कौन सी वैल्यू किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये कोई फिक्स नहीं है, कोई भी वैल्यू किसी को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन एक जनरल एजम्पशन हम फॉलो करते हैं, क्या कि जो 0 है वो pz को रिप्रेजेंट करेगा। z एक्सिस के अलोंग जो डंबल होगा वो pz, और उसके लिए n की वैल्यू 0 होगी। +1 और -1 में px एंड py आ जाएगा। तो अब +1 अगर px है तो -1 py होगा, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। लेकिन pz के लिए m की वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो ध्यान रखिएगा, ओरिएंटेशन के बारे में बताता तो है, लेकिन हम m की वैल्यू अगर 0 है तभी तो एग्जैक्ट ओरिएंटेशन बता सकते हैं, और अगर 0 m की वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम पॉसिबल ओरिएंटेशन बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जैसे अगर p सबशेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +1 दे दिया तो वो px ऑर्बिटल भी हो सकता है और py ऑर्बिटल भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम d की बात करें तो जो 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो dz² को रिप्रेजेंट करता है, जो कि याद कीजिए डबल डंबल शेप नहीं होता है, डोनट शेप होता है। इसके सिवाय 4 वैल्यूज हैं। ये 4 वैल्यूज 4 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी वैल्यू किसी ऑर्बिटल के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन कोई भी एक वैल्यू 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सो इट विल बी dxy yz dzx एंड dx² y²। यहां पर एक और बात बताते चले, आगे चल के जानना ही है हमको। d में 5 ऑर्बिटल्स हैं, dxy dyz dzx dx² y² एंड dz²। इसका मतलब इनका ओरिएंटेशन भी जो बताया गया है, जो दोनों डंबल के लोब्स चारों हैं, उनका ओरिएंटेशन भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में ही बताया गया है, x y z एक्सिस के टर्म्स में ही बताया गया है। लेकिन 2 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें स्क्वायर लगा हुआ है और एक्सपोनेंशियल 2 वैल्यू है, इनको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। इनका जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो x, y और z एक्सिस के अलोंग ही होता है। जो भी एक्सिस में मेंशन, जैसे z स्क्वायर का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो z एक्सिस पे सबसे ज्यादा पाया जाएगा। x² y², इसमें x² x एक्सिस पर और y एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। लेकिन जहां पर स्क्वायर नहीं है, x, y, yz एंड zx, ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स माने जाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड x, y और z एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, तो कहां होगा? उन एक्सिस के बीच में। एक एग्जांपल के साथ इस बात को कंक्लूड करते हैं। हमने dxy लिया और dx² y² लिया, दोनों में x और y एक्सिस इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों के ओरिएंटेशन में क्या फर्क होगा? बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी x और y एक्सिस है, यानी xy प्लेन है, इसमें भी xy प्लेन है। फर्क ये है, यहां पर स्क्वायर नहीं है, तो इसके जो डंबल्स होंगे वो x और y एक्सिस के बीचों बीच 45 डिग्री पे होंगे, लेकिन इसका जो डंबल होगा वो x और y एक्सिस के अलोंग ही होगा। सो दिस इज द डिफरेंस। सो दीज आर द एक्सियल एंड दिस इज द नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के बीच में होता है और कितने एंगल पे? 45 डिग्री फ्रॉम एनी एडजेसेंट एक्सिस। सो हमने क्या क्या देख लिया? क्वांटम नंबर्स।
अलग अलग क्वांटम नंबर किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी अपनी वैल्यूज क्या होती हैं, वो वैल्यूज एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होती हैं, इतनी बातें हमने देख ली। सो इन 4 क्वांटम नंबर्स को जानने के बाद हम इन क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज को यूज करेंगे डिफरेंट इंफॉर्मेशंस कैलकुलेट करने के लिए। कैसे देखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंटरप्रिटेशन, हर फॉर्मूला से कोई ना कोई एक इंटरप्रिटेशन निकलेगा। यूजिंग क्वांटम नंबर वैल्यूज। सबसे पहले नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल। किसी शेल में कितने सबशेल्स होते हैं? देखिए, शेल के अंदर सबशेल अगर देखना है तो शेल के ऊपर डिपेंड करेगा, और शेल को किस क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो एन से ही इसकी वैल्यू आती है, और एन ही नंबर ऑफ सबशेल की वैल्यू है। क्या बात हो गई? देखिए एग्जाम्पल, शेल, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। कौन कौन से शेल होते हैं? के, एल, एम, एन। इसके लिए एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4। अब इसमें हमको पता करना है कितने सबशेल होंगे, या नंबर ऑफ, अब इसमें पता करना है कितने नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे इन शेल्स में, और इसकी वैल्यू बताया था हमने एन के बराबर होता है। तो इसका मतलब के शेल में एक सबशेल होगा, एल में 2, 3, 4। कौन कौन से होंगे वो भी देख लीजिए। इसमें सिर्फ एस सबशेल होता है, इसमें एस एंड पी होता है, इसमें एस पी एंड डी होता है, और इसमें एस पी डी एंड एफ। इसका मतलब एक एक सबशेल हर अगले शेल में बढ़ता चला जाता है। तो किसी भी शेल में कितने सबशेल्स होते हैं वो शेल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, और उसी के बराबर होता है। अच्छा, नेक्स्ट कैलकुलेशन जो क्वांटम नंबर को यूज करके हम करेंगे, हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे इन तो 2 बातें बता सकते हैं, इन अ सबशेल, इन अ शेल। किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं वो सबशेल यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी एल के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? 2l+1। एल की वैल्यू रखिए, आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे किसी सबशेल में। किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो शेल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी एन के ऊपर डिपेंड करेगा। और कैसा आएगा? n²। इसको निकालने का एक और तरीका है, किसी शेल में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो किसी न किसी सबशेल से भी बिलोंग करते हैं। तो एक शेल में सारे सबशेल के ऑर्बिटल्स को सम कर दीजिए, आपको शेल का टोटल ऑर्बिटल मिल जाएगा। सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 2l+1। सबको सम करना है, सबका समेशन कर लीजिए। एल की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? फिक्स्ड है, 0। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो डिपेंड करता है एन के ऊपर, और n-1 के बराबर होता है। तो एल की सारी वैल्यूज रखते जाएंगे तो हर सबशेल का आपको ऑर्बिटल मिलता जाएगा। सबको सम कर लिया तो टोटल ऑर्बिटल ऑफ अ शेल मिल जाएगा। कभी कभी ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन। अब एक तीसरी बात
एक एक स्टेप हम बढ़ रहे हैं। शेल में कितने सब शेल, फिर ऑर्बिटल्स का नंबर सब शेल में भी देखा और शेल में भी देखा। अब तीसरा स्टेज और इस सीरीज का आखिरी स्टेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in। इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो तीन बातें आएंगी। एन ऑर्बिटल, बेटर टू से इन यहां से हटा देते हैं। accommodated in an orbital in a subshell in a शेल। इलेक्ट्रॉन कहां होता है? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल कहां होता है? सब शेल में। सब शेल कहां होता है? शेल में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर हम ऑर्बिटल, सब शेल, शेल सब में निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर फिक्स है 2, कभी चेंज नहीं करता है। इसका भी एक रीजन है, बिकॉज देयर आर only 2 possible spin of electrons। याद कीजिए, बात हुई थी अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम नहीं हो सकती। ये एक रूल है, आगे चल के पढ़ेंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव सेम स्पिन। तो जब डिफरेंट स्पिन रखना पड़ेगा तो 2 ही स्पिन पॉसिबल है। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। अगर थ्योरेटिकली हमसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन की अगर 3 स्पिन पॉसिबल है तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो हम बोलेंगे 3। नेचुरली 2 स्पिन पॉसिबल है, इसलिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हम देखें सब शेल में। तो सब शेल यानी एजिमुथल का नंबर एल के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये आता है 2 × 2l+1। अभी हम बहुत दूर नहीं गए हैं, थोड़ा सा कंपेरिजन कीजिए। सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना था? 2l+1। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो किसी सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? जितने ऑर्बिटल उसका दुगना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। सो ऑर्बिटल का नंबर 2l+1 है सब शेल में, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 × 2l+1। इनर शेल 2n²। कंपेयर कर लीजिए, एक शेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? n²। और एक ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो एक शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने ऑर्बिटल्स उसका दुगना इलेक्ट्रॉन, यानी 2n²। इसी का एक और फॉर्मूला हो सकता है, इससे 2 × 2l+1 का अगर समेशन आप करते हैं तो इसका मतलब आपने हर सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स को सम कर लिया किसी एक शेल के अंदर, और L की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो n-1 के बराबर होगी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यूजिंग क्वांटम नंबर ये सब अलग अलग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं। इन 2 बातों को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लें। इसको तो हमने सीख ही लिया था, इन दोनों का और इलेबोरेशन देखते हैं। दूसरे और तीसरे सेक्शन को अगर हम इलेबोरेट करके देखते हैं, सो सब सेल्स और उसके लिए L की वैल्यू, उनमें ऑर्बिटल्स टोटल नंबर एंड इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नंबर। मैक्सिमम कही है टोटल। सब शेल में ऑर्बिटल्स का नंबर कैसे आता है? 2l+1। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 2 × 2l+1।
इस तरीके से अगर हम देखें एस सबशेल, पी सबशेल, डी, एफ और जी सबशेल में, तो एल की वैल्यू कितनी होती है? 0, 1, 2, 3, 4। इनमें एल की वैल्यू रखते जाएंगे तो ऑर्बिटल्स का नंबर कितना आएगा? 1। एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है और वो एन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, सब में एक ही ऑर्बिटल रहेगा और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 ऑर्बिटल, 2 रखेंगे तो 2 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पर 7 तो 14 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 4 रखेंगे तो 4 2 8 प्लस 1 9 और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? डबल, यानी 18। तो हमने सबशेल में ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर का जो फॉर्मूला लिखा था उसको अप्लाई करके देखा। इसी के साथ हमने शेल्स में यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी ऑर्बिटल्स का नंबर निकाला था और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकाला था, टोटल दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन दिस शेल। तो शेल कौन कौन से थे? के, एल, एम, एन। इनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, आगे भी हो सकता है इनफिनाइट। ऑर्बिटल्स कैसे आएगा? याद कीजिए, ये n स्क्वायर भी होता है और समेशन ऑफ 2 इंटू समेशन ऑफ 2l प्लस 1 भी होता है। l की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 और l की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? n माइनस 1। ये लिखवा चुके हैं अलग से, यही फॉर्मूला में यहां पर इस्तेमाल करेंगे। ऐसे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जितने ऑर्बिटल्स का दुगना, यानी 2n स्क्वायर हो गया पहले तो, और फिर समेशन करेंगे तो 2 इंटू 2l प्लस 1। l की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू n माइनस 1। चलिए थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं। तो अगर हम K, L, M, N, O शेल्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखें तो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पर ऑर्बिटल्स का नंबर कितना होगा? 1 n स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 और ये 5 स्क्वायर 25। याद रखिएगा ये जो 4 है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3, एस सबशेल का 1 और पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स। ये जो है वो 1 प्लस 3 प्लस 5। ऐसे ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और यहां पर ये जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ये हर सबशेल के ऑर्बिटल्स का सम है, ये दूसरा वाला फॉर्मूला। अगर हमने n की वैल्यू n शेल के लिए, कैपिटल N शेल के लिए n स्मॉल की वैल्यू हम देखें 4 है, तो l की मिनिमम वैल्यू 0 रखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे 3। तो 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज रखेंगे और सारे ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इसका जस्ट डबल, सो 2, 8, 18, 32 है 50। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे डिफरेंट इंफॉर्मेशंस कैलकुलेट करने के लिए यूजिंग क्वांटम नंबर वैल्यूज। एक और पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटम नंबर के वैल्यूज को यूज करके। नंबर ऑफ नोड्स। नोड्स के बारे में थोड़ा सुना है आपने शायद। क्या है? प्लेसेस ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जो नोड्स हैं वो पहले एक होता है रेडियल एक्सिस के अलावा, इसी का दूसरा नाम होता है स्फेरिकल नोड। ये प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इसका वैल्यू होता है n-l-1। और दूसरा एंगुलर नोड और नोडल प्लेन, इसकी वैल्यू सिर्फ एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है और उसी के बराबर होती है। ये दो तरीके के नोड्स पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स, यानी वो स्पेस जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, ऐसे दो तरीके के डिफाइन किए जाते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो टोटल नोड्स का नंबर कितना हो जाएगा? इनको जब हम ऐड करेंगे तो यहां माइनस एल है, यहां पर प्लस एल है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? n-1। तो गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडियल सर्कल नोड प्रिंसिपल एजिमुथल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। एंगुलर नोड या नोडल प्लेन सिर्फ एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है और टोटल नोड सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें, ऑर्बिटल 1s 2s 2p 3s 3p 3d और भी आगे बात कर सकते हैं। ये 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एनर्जी लेवल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और एसपीडी जो लिख रहे हैं वो सबशेल है, इसी से एजिमुथल क्वांटम नंबर आएगा। तो इनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? अगर हम यहां पर लिखें n एंड l, तो इसका n कितना है? 1, l की वैल्यू s के लिए 0, 2 एंड 0, 2 एंड 1। याद कीजिए p सबशेल के लिए l की वैल्यू 1, यहां पर 3 एंड 0, s सबशेल के लिए l की वैल्यू 0, 3 एंड 1, और यहां पर 3 एंड 2। तो ये तो प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। अब इसमें अगर हम नोड्स की बात करें तो रेडियल, एंगुलर एंड टोटल नोड्स, ये बात बता चुके हैं। रेडियल को ही सर्कल बोला जाता है, एंगुलर को ही नोडल प्लेन भी बोला जाता है, और दोनों को सम कर देंगे तो टोटल आएगा। रेडियल नोड n-l-1, सो 1 - 0 - 1 यानी 0। एंगुलर नोड सिर्फ l के ऊपर डिपेंड करेगा यानी 0, सो टोटल नोड 0। यानी s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी मिलती है वहां कहीं पे भी उस ऑर्बिटल में 0 नहीं होती, यानी उस ऑर्बिटल में हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ एक्सटेंट। 2 में 2 - 0 - 1 कितना हो गया? 1 0 1। याद कीजिए ये वैल्यू सिर्फ l के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहां पर 0, यहां पर भी 0। 2p तो यहां पर आएगा, फिर से लिख दे रहे हैं यहां पर वैल्यू n-l-1 वैल्यू आती है, तो यहां पर 2 - 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। लेकिन एंगुलर नोड 1 रहेगा 1, और यहां पर एनीवन, दोनों को सम कर दीजिए, 1 आ गया। तो ध्यान रखिएगा 2s और 2p में टोटल नोड दोनों में 1 होते हैं, लेकिन अगर हम 2s में देखेंगे तो रेडियल 1 है, एंगुलर 0, और 2p में देखेंगे तो रेडियल 0 है और एंगुलर 1, टोटल दोनों में बराबर है। 3s रेडियल नोड बताइए, 3 - 0 - 1 कितना हो जाएगा? 2। एंगुलर नोड 0 कितना हो जाएगा? 2। 3p में 3 - 1 - 1 कितना हो जाएगा? 1। एंगुलर नोड 1, यहां पर 2। तो देखिए ऐसे ऑर्बिटल्स आपको मिल रहे हैं जिसमें टोटल नोड तो बराबर हो रहा है, लेकिन रेडियल और एंगुलर नोड का नंबर बदलता जाता है। भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑर्बिटल्स
will have same number of radial node, angular node या total nodes. Same number of total node but different number of radial node. तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. इसके बारे में बात कीजिए. 3 minus 2 minus 1 कितना हो गया? 0. कुछ बचा ही नहीं. अब यहां पर एंगुलर नोड की बात करेंगे तो कितना होगा? 2. टोटल नोड की बात 2. ये नोड्स के बारे में हो गया. ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं. अब इतना कुछ पढ़ लिया है, देखते हैं कुछ काम का भी है कि नहीं. देखिए, प्रीवियस ईयर नीट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर जे मेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है वो किस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है. जैसे पहला ही क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नीट 2019 का, लास्ट ईयर के नीट. क्या? ऑर्बिटल having 3 angular nodes and 3 total nodes. ऑप्शन दिया गया है 5p, 3d, 4f, 6d. देखिए, एंगुलर नोड कितने हैं? 3. एंगुलर नोड एल के ऊपर डिपेंड करता है, तो एल की वैल्यू 3 आनी चाहिए. एल की वैल्यू 3 किसके लिए आता है? तो याद कीजिए, एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3. अगर हम देखें तो एस, पी, डी, एफ, यानी एफ सब शेल का ऑर्बिटल होना चाहिए. और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कितना? 4f. आंसर हो गया हमारा. आगे देखने की जरूरत ही नहीं, टोटल नोड की जरूरत ही नहीं पड़ी. लेकिन फिर भी अगर देखना चाहें तो एंगुलर नोड कितना आता है? एल इक्वल टू कितना हो गया? एफ के लिए 3. और अगर हमसे रेडियल नोड पूछा जाता तो इसके लिए लिखते हैं 4, एन की वैल्यू होगी माइनस एल 3 माइनस 1 इक्वल टू 0. और इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा? 3 टोटल नोड. लेकिन इतने की जरूरत ही नहीं पड़ी एग्जाम में. अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis? फिर से, which of the following pair of d orbitals will have electron density along the axis? A, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 dz square, dxz, dxz and dyz, dz square and dx square y square, dxy and dx square y square. याद कीजिए, अभी बताया गया था कि जहां स्क्वायर होता है वो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर होती है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. यहां पर दोनों में स्क्वायर आए हैं. यहां पर ये गलत है, यहां पर दोनों ही गलत है, और यहां पर ये हिस्सा गलत है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो इसी तरीके के कुछ और मजेदार क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, देखते हैं. जिस टॉपिक को हमने अभी पढ़ा है सिर्फ उसके बेसिस पर. देखिए, क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है. जे मेन में पिछले साल आया था और नीट में भी पहले आ चुका है. क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर. कंसीडर the following set of quantum numbers. इसमें 5 सेट्स दिया गया, 1, 2, 3, 4, 5, n, l, m, s. चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज दिया गया हर सेट में. देखते हैं, पहला है 300 प्लस हाफ, 221 प्लस हाफ, 43 माइनस 2 माइनस हाफ, 1
0, -1, -12, 3, 2, 3, +1. Now the question is, which of the following sets of quantum number is not possible? Which set of quantum numbers is not possible? इसके बाद 4 ऑप्शन बनाए गए, उसमें कई कई कॉम्बिनेशन रखे गए। चलिए एक एक करके देखते हैं। n = 3 थर्ड एनर्जी लेवल थर्ड शेल में, n = 0 इसका मतलब s सब शेल। 3s की बात कर रहा है, 3s में क्या m की वैल्यू 0 हो सकती है? ऑब्वियसली 0 हो सकता है, और प्लस हाफ सही है। देखिए s की वैल्यू या तो प्लस हाफ हो गया तो माइनस हाफ, यानी s को हमेशा सही है। तो हम बाकी को चेक करेंगे, n के बेसिस पर l, l के बेसिस पे m। जब n 2 है सेकेंड एनर्जी लेवल, तो l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2 इसका मतलब कौन सा है? s p d 0 1 2, यहां पर d आएगा। याद कीजिए l की मैक्सिमम वैल्यू n से 1 कम होता है, l की मैक्सिमम वैल्यू n -1 होता है। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो l की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत, तो ये सेट पॉसिबल नहीं। यहां पर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। और अगर ये 3 है तो m की वैल्यू -3 से लेके +3 तक होगा, उसके बीच में -2 भी आएगा, तो ये भी सही है और ये भी सही है। यहां पर आइए, n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकता है, लेकिन अगर l की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू -1 नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया, तो इसलिए ये सेट भी गलत हो गया। अब अगर हम देखें n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक होगा, तो ये 2 सही है, ये भी सही, ये भी सही। अब अगर l की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 3 नहीं हो सकता, क्योंकि n की वैल्यू -l से लेकर +l तक, यानी -2 से लेकर +2 तक जाएगा, तो 3 पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। सो कौन से सेट सही है? फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन, बट रेस्ट आर नॉट। अब वैसा ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये जेईई में और नीट दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, what is the maximum number of electrons? What is the maximum number of electrons? What is the maximum number of electrons that can be associated with, that can be associated with, that can be associated with the following set of quantum number? The following set of quantum numbers. देखिए क्वांटम नंबर दिया गया n = 3, l = 1 और m = -1। ऑप्शन दिया गया है A, B, C, D, 4, 2, 10, 6। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन एक बार देखा जाता है क्वेश्चन पढ़ते वक्त, लेकिन हम ऑप्शन से देखना शुरू नहीं करते, हम क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं। और क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है फॉर अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर n = 3 दिया, यानी थर्ड शेल की बात किया है, लेकिन थर्ड के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है। थर्ड में l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1 किसके लिए होता है? p के लिए, तो थर्ड एनर्जी लेवल के p सबशेल की बात किया, और p सबशेल में भी सारे ऑर्बिटल्स की बात नहीं किया गया। m = -1 किसी एक ही ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर सकता है। याद कीजिए m की वैल्यू 1 आ गया, तो इसका मतलब ये एक ऑर्बिटल की बात किया है, तो इसका मतलब पूरा सेट ऑफ क्वांटम नंबर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर नहीं दिया गया, इसलिए अभी इसका आंसर क्या होगा? 2। एक हमारे बड़े साइंटिफिक शायर थे गालिब साहब, उन्होंने कहा था अपने बारे में कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता।
सो ये जो क्वेश्चनिंग है कि यूं होता तो क्या होता, ये बड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा काम आता है। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, हम चेंज करते जाएंगे और आंसर बदलता जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, और हमने इसको हटा दिया। अब थर्ड एनर्जी लेवल के पी सबशेल के सारे ऑर्बिटल की बात कर रहा है, ऑर्बिटल स्पेसिफाई नहीं किया। और पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाता कितना? ये। अब अगर यहीं पे ये क्वेश्चन एल भी हटा दिया हमने, n=3, यानी थर्ड एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो याद कीजिए 2n² से निकालते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लिखेंगे 2 × 3² यानी 18, जो कि ऑप्शन नहीं दिया है। तो अगर n=3 से पूछता तो एक ऑप्शन 18 भी आपको मिलता। अच्छा, अगर यहीं पे हम देख लें l=1 भी कर दे, m=-1 भी कर दे, और s= बोलते +½ इसका मतलब एक डेफिनेट इलेक्ट्रॉन की बात करना है। तो अब थर्ड शेल के पी सब शेल के एक ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब अब यहां पर भी कोई आंसर नहीं है, लेकिन अगर यहां पर आंसर देखेंगे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन में चेंज कर दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम ऑर्बिटल्स बोल दें। अब फिर से वही क्वेश्चन रख लीजिए, n=3, l=1, m=-1, -1 कह दिया तो एक ऑर्बिटल हो गया। अब अगर ये ऑप्शन हटा दीजिए, ऑप्शन तो रहेगा, लेकिन अब सेट ऑफ क्वांटम में सिर्फ 2 ही क्वांटम नंबर दिया, n=3, l=1। इसका मतलब ये थर्ड एनर्जी लेवल का पी सबशेल है, और पी सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं? 3। तो यहां पर एक ऑप्शन 3 आना चाहिए, तब जाके आंसर बनेगा। अब अगर यहीं पे हमने ये भी हटा दिया और बोला n=3 के लिए टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो याद कीजिए n² से निकालते थे, कितना हो गया? 9। सो दिस इज 9। अब ये आंसर 9 होगा, ऑप्शन वैसा बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक ही क्वेश्चन के कितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं, ये देख लीजिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप अप्रोच रख सकते हैं। सो n से सिर्फ शेल पता चलता है, n के अंदर अगर l बता दिया तो सब शेल भी पता चल गया, l के अंदर अगर m बता दिया तो ऑर्बिटल भी स्पेसिफाई हो गया, और m के बाद अगर s बता दिया तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। सो फॉर अ गिवन n shell is definite, for a given l subshell is definite, for a given m orbital is definite, and for a given value of s, small s, what is a definite? An electron is definite. So this is the concept. क्वांटम नंबर के बाद जो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे वह है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। व्हाट इज इट? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्चुअली क्या होता है? इट इज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन डिफरेंट शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है हम 3 लेवल तक बता सकते हैं। किन किन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, किस किस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, और किन किन ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, ये लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए जो रूल्स हैं वो 3 लेवल पे हैं। फॉर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, फॉर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग है उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इसके लिए आता है अफबाउ प्रिंसिपल या अफबाउ रूल। याद है, इसको बोलते हैं फिलिंग अप प्रिंसिपल या बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि पहले कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरना है और फिर ज्यादा एनर्जी में भरना है, लेकिन किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम और किसकी ज्यादा ये कैसे पता चलता है? सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ energies of different orbitals is given by
कैसे पता चलता है? N प्लस एल रूल, या इसी को बोरबरी प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या है? N प्लस एल रूल या बोरबरी प्रिंसिपल। इसमें तीन बातें आती हैं। क्या? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ N प्लस एल। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे, प्रोपोर्शनल का मतलब N प्लस एल अगर डबल तो एनर्जी डबल, N प्लस एल के बढ़ने पर एनर्जी बढ़ता है, कम होने पे कम होता है, इसलिए डायरेक्ट फंक्शन है। अच्छा, फॉर ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल N प्लस एल वैल्यू, अब अगर N और L का सम जो है वो सेम आ गया अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज अ फंक्शन ऑफ N। ये बहुत इंपॉर्टेंस की बात है। हम ऑर्बिटल्स की एनर्जी के लिए पहले उसका N शेल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंपेयर नहीं करते, पहले N और L यानी प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर का सम कंपेयर करते हैं। जब सम बराबर हो गया तब N को कंपेयर किया जाएगा। अक्सर लोग गलती करते हैं कि पहले N देखते हैं, N पहले नहीं देखना है, पहले N और L का सम देखना है, जब वो बराबर आएगा तब दूसरा रूल फॉलो करना है। इसका मतलब N बढ़ने पर एनर्जी बढ़ता है, लेकिन N बढ़ने पर एनर्जी तब बढ़ेगा जब N और L का सम सेम आ रहा है। एग्जाम्पल अभी देखेंगे हम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ बोथ N and L आर सेम, जब दोनों सेम हो गया तो बचा क्या? सम भी सेम आएगा इसका, तो इसका तो पहला दोनों पॉइंट सेम, सो इट इंप्लाइज दैट ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट। सिंपल शब्दों में कहा जा सकता है कि एनर्जी ऑर्बिटल्स की बराबर होगी। एनर्जी बराबर होगी तो इसी को साइंटिफिकली कहा जाता है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो जो एनर्जी का ऑर्डर आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी गिवन एज, देखिए सबसे पहले तो NS आएगा सबसे कम एनर्जी वाला, और इससे ज्यादा होता है N-3G का। इसकी जरूरत नहीं पड़ती वैसे, फिर भी G का कंसेप्ट है इसलिए बता दिया है। ज्यादातर इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि G ऑर्बिटल का कोई एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट है। फिर आएगा N-2F, फिर आएगा N-1D, और फिर आएगा NP। देखिएगा खास बात, N इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फर्स्ट शेल से ही S सब शेल शुरू हो जाता है। यहां पर N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। जो G होता है वो फिफ्थ एनर्जी लेवल से शुरू होता है। अगर फिफ्थ एनर्जी लेवल से शुरू हो रहा था, N की वैल्यू कितना रखेंगे? 5 नहीं रखना है, 8 रखना है, क्योंकि यहां पर ये 8-3 तब जाके फिफ्थ एनर्जी लेवल आएगा। तो यहां पर N की जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? 8 या उससे बड़ा वैल्यू हो सकता है। F किस एनर्जी लेवल से शुरू होता है? फोर्थ एनर्जी लेवल से। तो यहां पर N की वैल्यू 4 नहीं रखेंगे, 6 रखेंगे, तो 6 - 2 = 4 आएगा कम से कम। तो N की वैल्यू यहां पर 6 रखेंगे। यहां पर D शुरू होता है थर्ड एनर्जी लेवल से, तो N-1 की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो N की वैल्यू मिनिमम कितना हो जाएगा? 4। और यहां पर कौन आएगा? N की वैल्यू P के लिए कम से कम कितना होना चाहिए? 2, क्योंकि सेकेंड एनर्जी लेवल से P शुरू होता है। ये N+L का समरी है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके बेसिस पर आता है। देखिए n की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का s आएगा, लेकिन अब कोई भी और नहीं आ सकता। फिर n की नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 2। तो फिर से यहीं से शुरू करेंगे, तो 2 में सबसे पहले क्या आएगा? s। अच्छा, अगर 2 हो गया तो ये तो हो गया, उसके बाद सीधे ये 2p आएगा, क्योंकि बीच में और कहीं भी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं आ रहा है। तो यहां पर आएगा 2s के बाद 2p। अब फिर से p तक पहुंच गए, p तक पहुंचने के बाद फिर से हमको s से शुरू करना पड़ता है। तो n का नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 3। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो पहले 3s मिलेगा। इसको देखिए 3 वैल्यू के साथ ये तीनों पॉसिबल नहीं, तो फिर से यही मिलेगा 3p। अच्छा, 3 के बाद नेक्स्ट वैल्यू n की क्या आएगी? n की नेक्स्ट वैल्यू आएगी 4। तो 4 लिखेंगे तो फिर से यहीं से शुरू करेंगे, तो कितना आएगा? 4s। 4s के बाद ये तो नहीं पॉसिबल है, ये तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है। तो जब हम n की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहां पर 3d आएगा, और फिर आएगा यहां पर क्या? 4p। ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। 4 के बाद नेक्स्ट क्या है? 5th एनर्जी लेवल। तो 5 जब रखेंगे तो 5 में पहले s मिलेगा। 5s के बाद ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल होगा। और यहां पर जब n की वैल्यू मिनिमम तो यहां पर कितना था? 4। तो 5 रखेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 4d, और फिर आएगा 5p। ऐसे ही हम आगे भी लिख सकते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां पर 4s और 3d में, 4s का ऑर्बिटल और 3d का ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी कम, किसकी ज्यादा होती है? तो देखिए 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी सिर्फ n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर n के बेसिस पे एनर्जी डिसाइड होता तो 4s की एनर्जी ज्यादा होती, लेकिन n प्लस l अगर देखेंगे तो इसका n का वैल्यू कितना हो गया? 4 प्लस 0 इसका 2 4 आएगा, और इसका 3 प्लस l की वैल्यू d के लिए कितना होता है? 2, तो हो गया 5। तो 3d का n प्लस l ज्यादा है, इस वजह से 3d की एनर्जी ज्यादा और 4s की एनर्जी कम होगी। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पैटर्न हो गया। इसके बाद इनमें एक्सेप्शंस देखते हैं। इसी पैटर्न पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बढ़ते जाएंगे। s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, d सबशेल जहां भी मिलेगा 3d हो चाहे 4d हो 10 इलेक्ट्रॉन, ये बताया जा चुका है। s, p, d और f सबशेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और ये सारे सबशेल्स ही हैं, अभी हमने ऑर्बिटल नहीं लिखा है। हाँ, इसके अंदर ऑर्बिटल होगा। 1s में एक ऑर्बिटल, 2s में एक ऑर्बिटल, 2p में 3 ऑर्बिटल, 3s में 1 ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन हमने अलग से लिखा नहीं, अभी तक सिर्फ शेल और सबशेल लिखा है। इससे थोड़ा सा डेविएट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका करेगा? सबसे पहले क्रोमियम, फिर कॉपर, ये बचपन से पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद पैलेडियम 46, इसके बाद सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटिटियम, देन थोरियम। इन एलिमेंट्स में जो एक्सेप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो देखिए ये 3 एलिमेंट्स जो हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। आगे चल के सिखाएंगे कैसे पहचानेंगे कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन सा एफ ब्लॉक है, और ये सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। एक्सेप्शन जो भी आता है वो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में ही आता है। एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं आता। तो अब डी ब्लॉक में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या पढ़ा इन जनरल? ns, फिर n-1 d तक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अच्छा, यहां पर ns में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2, और d में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन तक भरते हैं, जितना बचेगा वो d में डाल देंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन d में ही जाएगा, उसके आगे नहीं भर पाएंगे, तो उसके पहले s तक भर जाता है। लेकिन इन एलिमेंट्स में यहां पर क्रोमियम में 4s2 नहीं है, 4s1 है। यहां पर कॉपर में 4s1 है, पैलेडियम में 5s0 है। ऐसा इसलिए हुआ है
क्योंकि 4s के बाद 3d में यहाँ पर 5, यहाँ पर 3d में 10 और यहाँ पर 4d में 10। ये हाफ फिल्ड और ये फुल फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, क्या कहा, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए s में जितना इन जनरल इलेक्ट्रॉन रहता है उतना नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफर हो जाता है। ये इनके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम f की बात करें तो f के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखे जाते हैं? शुरुआत होगी ns से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, कभी कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद हमने पढ़ा है n-2f और फिर n-1d। क्या पढ़ा है? याद कीजिए, अभी हमने लिखा था। उसके बाद फिर np लिखा था और g वाली बात हटा दी क्योंकि कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं पीरियोडिक टेबल में जिसमें g की बात है, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके ये यूज करते हैं बार बार। ठीक है, अभी नीचे हमने लिखा हुआ था n+l के बेसिस पर। तो जरा गौर से देखिएगा, ns के बाद इलेक्ट्रॉन कहां भरना है? f में। लेकिन इन एलिमेंट्स के केस में ns के बाद अगला इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं f नहीं भरते, d में एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। इन सब में जो भी d रहेगा n-1 d में एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं और फिर n-2 के f में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक जितना बचा वो भर देंगे। यानी इन सब में f ब्लॉक का एलिमेंट है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन तो f में ही जाएगा। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी का ऑर्डर लिखा था कि n-2 f पहले आता है और n-1 d बाद में आता है। ऑब्वियसली n+l रूल के बेसिस पे यही होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जिसमें d में एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही f की फिलिंग शुरू होती है और ये वो एलिमेंट्स हैं। जैसे सीरियम का एटॉमिक नंबर अगर देखेंगे तो ये 58 है, गैडोलियम 64, कई बार आया है क्वेश्चन। ये नीट और जेई दोनों में एक से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही साल में नहीं, अलग अलग सालों में। ल्यूटिटियम 71, ये भी जेई मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, अभी डिस्कस करते हैं। थोरियम 90। तो ये एक्सेप्शंस हो गए सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। अब ये जो टॉपिक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अभी तक पढ़ा, इसके बेसिस पे अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें तो क्लियर होगा कि इसका यूज क्या है एग्जामिनेशन में। देखिए, अभी हमने पिछले टॉपिक पे नीट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जेईई मेंस के रेफरेंस में बताए थे कुछ। अब हम पर्टिकुलरली जेईई मेन का डिस्कस कर रहे हैं और नीट के रेफरेंस में बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द 71st इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट X with an atomic number 71, एक एलिमेंट X है, उसका एटॉमिक नंबर 71 है। 71st इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन। एग्जैक्टली क्वेश्चन इज द 71st इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट X with an atomic number 71 enters into the orbital। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 54 और 86 के बीच में ये आ रहा है। इसका मतलब जेनॉन के जस्ट बाद शुरू होगा 54। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, यानी 5 एनर्जी लेवल कंप्लीट हो गया। 5 एनर्जी लेवल कंप्लीट हो गया तो 6 से शुरू करेंगे। 6s, 4f, 5d, 6p, यही सीक्वेंस होना है। 54 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? डिफरेंस 17 का आएगा। 17 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले 2 यहां पर बचे 15। अब 4f और 5d में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? तो याद कीजिए 71 जो होता है वो ल्यूटिटियम में एक्सेप्शन में बताया है। एक्सेप्शन वाले सारे एटॉमिक नंबर याद रखिए, उसके सिवाय जनरल भरना है। वैसे तो 6s के बाद 4f भरा जाता है, फिर 5d भरा जाता है, लेकिन इन एटॉमिक नंबर में 5d में पहले एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, फिर जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो f में भरते हैं। बचा कितना? 14, वो पूरा यहां पर भर जाएगा। इसका मतलब 6p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया? 4th एनर्जी लेवल के f सबशेल में। और जो ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4, वो दिया गया है 4f, 6p, 5d एंड 6s। यही 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है। देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे से तैयार करेंगे तो सिंपल, अदरवाइज यही क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत टफ लगने लगते हैं।
एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं जेई का ही। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रुबिडियम। रुबिडियम एटॉमिक नंबर दे दिया है 37 और इसका करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी में पार्टिसिपेट करता है। रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो देखिए 36 के जस्ट बाद आ रहा है। 36 किसका होता है? क्रिप्टॉन का। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन 4 एनर्जी लेवल कंप्लीट। शुरू होगा कहां से? 5 से। 5 के बाद 5 में एस आता है, फिर 4 का डी आता है, फिर 5 का पी आता है, क्योंकि यहां पर एफ नहीं हो सकता। 5th एनर्जी लेवल है तो एफ हमेशा कौन सा आता है? याद कीजिए n-2 का एफ आता है। अगर n की वैल्यू 5 रखेंगे तो 3f होगा। 3rd एनर्जी लेवल में एफ नहीं होता, इसलिए यहां पर एफ नहीं आया। 36 के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 एस में भर दिया तो इन सब में इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। अब ये एस ब्लॉक का एलिमेंट भी हो गया। ये डिटेल आगे भी पढ़ाएंगे। तो अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया फिर से, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। यही वैलेंस शेल है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। l की वैल्यू s के लिए 0, m की वैल्यू अगर l 0 है तो m भी 0 होगा, और s की वैल्यू प्लस हाफ लिखिए चाहे माइनस हाफ लिखिए, दोनों चलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 5 0 0 प्लस हाफ, यस। सेकेंड 5 1 0 प्लस हाफ। थर्ड ऑप्शन 5 1 1 प्लस हाफ। 4 5 0 1 एंड प्लस। तो आंसर हमने पहले निकाल लिया था, पहला आंसर है। अच्छा अगर देखें इसमें तो 5 के लिए ये 1 सही है, 1 के लिए 0 सही है और ये प्लस हाफ। ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर तो सही है, लेकिन ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। अगला देखें 5 के लिए 1 सही है, लेकिन अगर l की वैल्यू 1 तो m की वैल्यू 1, ये भी सही है, और ये प्लस हाफ। तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर तो सही है, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकता है, लेकिन ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। ये 5p के इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, ये भी 5p के इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, और 5p में भी किसके लिए होगा? pz के लिए, क्योंकि m की वैल्यू 0 z से रिलेटेड होता है। यहां पर ये देखें ये 5 है, 0 यानी s सब शेल, तो ये 1 गलत हो गया है। इसका मतलब ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर ही सही नहीं। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर एनी इलेक्ट्रॉन। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए करेक्ट सेट नहीं है। इसमें गलती क्या है कि l की वैल्यू जब 0 हो गया था, m की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। सो इस तरीके से हमने क्वांटम नंबर और उसका एप्लीकेशन देखा, और उस पर एक्सटेंसिवली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने उनको डिस्कस किया। इसी टॉपिक को, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को, हम इलेबोरेट करते हुए नेक्स्ट चैप्टर यानी पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।